नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट GKGS में। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को SK पांडे जी की पुस्तक के माध्यम से कवर कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने नवपाषाण काल तक की चीज़ों को कवर कर लिया है। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो को। ताम्रपाषाण काल जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ताम्रपाषाण काल से ठीक पीछे का जो हम लोगों का टॉपिक था वो था नवपाषाण काल। क्या था? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल जो है, आमतौर पर नवपाषाण काल को दो भागों में विभक्त किया जाता है मृदभांडों के आधार पे। जो ये कालखंड है, प्राप्त मृदभांडों के आधार पे दो भागों में नवपाषाण काल को बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है गैर मृदभांड नवपाषाण काल और दूसरा बांटा जाता है मृदभांड नवपाषाण काल के नाम से। तो एक तो होता है गैर मृदभांड, गैर मृदभांड, और दूसरा होता है मृदभांड पाषाण काल, मृदभांड पाषाण काल। ठीक है, पहला क्या है? तो नवपाषाण काल को आगे चल के दो भागों में बांटा जाता है। आगे चल के नहीं, स्टार्टिंग से ही दो भागों में बांटा जाता है। एक तो बांटा जाता है गैर मृदभांड पाषाण काल और दूसरा कहा जाता है मृदभांड पाषाण काल। तो जो ये मृदभांड पाषाण काल है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो मृदभांड पाषाण काल के लोग आगे चल के धीरे धीरे अंत में जाकर धातुओं का प्रयोग प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। धातुओं का प्रयोग प्रारंभ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे शामिल कर लेते हैं कि आगे चलकर मृदभांड नवपाषाण काल, यहाँ पे नौ रहेगा, मृदभांड नवपाषाण काल। आगे चलकर मृदभांड नवपाषाण काल के लोग, नवपाषाण काल के लोग धातुओं का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। तो आगे चलकर धीरे धीरे ये जो मृदभांड नवपाषाण काल है, मृदभांड नवपाषाण काल के लोग धीरे धीरे धातुओं का प्रयोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं ये लोग। और अगर बात करें इनके द्वारा या मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु कौन सी है, तो मनुष्यों के द्वारा प्रयोग की गई सर्वप्रथम जो धातु है उसका नाम है तांबा। पहली धातु इनके द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु की बात कर लें तो इनके द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु क्या मानी जाती है? क्या इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो वो प्रयोग किया था इन्होंने तांबा। तांबा का प्रयोग सबसे पहले इन लोगों ने किया था। अब देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल को दो भागों में बांटा जाता है आमतौर पे। गैर मृदभांड काल, पहला ये क्या है? गैर मृदभांड काल, और दूसरा जो है वो मृदभांड काल। और जो मृदभांड काल है, मृदभांड काल के लोग आगे चल के जो मृदभांड नवपाषाण काल जो है, मृदभांड नवपाषाण काल के लोग आगे चल करके क्या करने लगते हैं? धातुओं का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं। धातुओं का प्रयोग प्रारंभ कर देते हैं तो इनके द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी? तांबा। यहाँ तक चीज़ें हमारी हो जाती हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, लेकिन
एक चीज़ रह जाती है इन लोगों की पहले की। तो तांबे के साथ तांबे के साथ ये लोग पत्थर का प्रयोग जारी रखते हैं। ठीक। तो जब ये लोग जो मृदभांड नवपाषाण काल है, ये लोग इस काल के लोग तांबे का प्रयोग शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पत्थरों का प्रयोग करना छोड़ देते हैं, साथ ही साथ तांबे के साथ साथ पत्थरों का प्रयोग जोरों शोरों से ये लोग किया करते थे। तो इसी कारण अब देखिए तांबे का प्रयोग हो रहा है, तांबा का प्रयोग हो रहा है प्लस पत्थर का। ठीक। तांबे और पत्थर का प्रयोग होने की वजह से, चूंकि पत्थर को पाषाण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाषाण कहा जाता है, तो इसीलिए जब तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग जारी है तो इसलिए इसे तांबे को ताम्र कहा जाता है, तो ताम्र पाषाण काल कहा जाता है इस कालखंड को। इसलिए इस कालखंड को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। तो हम कह रहे हैं कि तांबे के साथ ये लोग पत्थर का प्रयोग जारी रखते हैं, जिस कारण इस कालखंड को क्या कहा जाता है, इस कालखंड को ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। ठीक। तो ताम्र पाषाण काल क्यों कहा जाता है, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। हम लोगों ने पीछे बात किया कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल को दो भागों में बांटा जाता है, गैर मृदभांड काल यानी कि गैर मृदभांड नवपाषाण काल, और दूसरे भाग को मृदभांड नवपाषाण काल। तो जो मृदभांड नवपाषाण काल है, इस काल के लोग आगे चल करके धीरे धीरे धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं, और इनके द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु क्या थी, तांबा थी। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमने ये देखा कि तांबे के साथ साथ ये लोग पत्थर का प्रयोग जारी रखते हैं। तो उस समय उस कालखंड के लोग तांबे और पत्थर दोनों का प्रयोग किया करते थे। तांबे और पत्थर के प्रयोग किए जाने के कारण, तांबे और पत्थर के प्रयोग अधिक मात्रा में किए जाने के कारण इस काल को ताम्र पाषाण काल नाम दिया गया। तो इसका नाम ताम्र पाषाण काल कैसे पड़ गया, ये चीज़ें हमने कवर कर लिया। अब ये जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल का जो एक और नाम देखने को मिलता है, ताम्र पाषाण काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे ये ताम्र पाषाण काल के अन्य नाम ऐसे हम लोग कर लेते हैं, ताम्र पाषाण काल के अन्य नाम। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ताम्र पाषाण काल के अन्य दो नाम हमारे सामने और आ जाते हैं। कैल्कोलिथिक कहा जाता है एक काल को, एक नाम को कहा जाता है कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक, कभी कभी बोल दिया जाता है, तो याद रखिएगा कैल्कोलिथिक। और एक और नाम दिया जाता है पाषाण ताम्रचरण। पाषाण ताम्रचरण, तो ये इसके नाम देखने को मिलते हैं, और एक आध और नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो मुख्यतः जो नाम है, अन्य नाम ताम्र पाषाण काल के अलावा, वो कैल्कोलिथिक है और पाषाण ताम्रचरण इसका नाम देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं एक व्यक्ति की जिनका नाम है गार्डेन चाइल्ड। क्या नाम है उनका, गार्डेन चाइल्ड।
गार्डन चाइल्ड नाम के एक व्यक्ति हैं। इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक है। इनके बुक का नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इनकी पुस्तक का नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इनके पुस्तक का क्या नाम है? गार्डन चाइल्ड की एक पुस्तक है जिसका नाम है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री इनकी पुस्तक का नाम है। तो इनकी पुस्तक के नाम को आप याद रखेंगे, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री इनकी पुस्तक का नाम है। अब हम इनकी इस पुस्तक का नाम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस पुस्तक में ताम्र पाषाण काल के लोगों द्वारा तांबे के प्रयोग का जिक्र किया गया है और उस काल के मानव के जीवन में तांबे के महत्व को भी इस पुस्तक में दर्शाया गया है। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में इस चीज़ को सम्मिलित किया है। तो इस चीज़ को भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे कि ताम्र पाषाण कालीन मानव द्वारा ताम्र पाषाण काल के मानव द्वारा ताम्र पाषाण काल के मानव के द्वारा तांबे का प्रयोग और उस समय के लिए तांबे का प्रयोग और उस समय के लिए यानी कि ताम्र पाषाण काल के लिए उस समय के लिए मानव के जीवन में तांबे के महत्व को उस समय के लिए मानव के जीवन में तांबे के महत्व को गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में विवेचन किया है। ठीक, तो इतना चीज है कि ताम्र पाषाण काल के मानव द्वारा तांबे का प्रयोग और उस समय के लिए मानव के जीवन में जो तांबे का महत्व था उस महत्व को गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में विवेचन किया है, उस तांबे के महत्व का विवेचना किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आगे हम लोग कुछ ताम्र पाषाण कालीन बस्तियाँ, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का नाम देखेंगे। ताम्र पाषाण कालीन जैसे हम लोग देखते हैं जोरवे संस्कृति, रंगपुर मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति, आहाड़ संस्कृति। तो इन संस्कृतियों के पहले हम लोग एक खाका तैयार कर लें, एक नाम देख लें कि कौन कौन सी संस्कृतियाँ ताम्र पाषाण काल से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ अगर हम लोग ऐसे कर लें, हेडिंग बना लें, प्रमुख ताम्र पाषाणिक प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। ठीक, इसकी हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? आहार संस्कृति के बारे में। किसके बारे में? आहार संस्कृति।
आहार संस्कृति। यहाँ से आप ऐसे याद रखेंगे कि जो आहार संस्कृति है ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। और जो सोहन संस्कृति है, जो मद्रास संस्कृति है, ये पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिलाने के लिए पूछ सकता है कि जो आहार संस्कृति है वो किस काल से संबंधित है, तो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो आप ताम्र पाषाणिक कालिक संस्कृतियों के अंतर्गत इन सभी संस्कृतियों को आप याद रखेंगे कि इन संस्कृतियों को हमने किस कालखंड के अंतर्गत हमने पढ़ा है। तो जो आहार संस्कृति है वो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कायथा संस्कृति के बाद सावलदा संस्कृति। सावलदा संस्कृति। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभास संस्कृति। प्रभास संस्कृति के बारे में हम लोग बात करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रभास के बाद मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति। और इसके बाद मालवा के बाद हम लोग देख लें रंगपुर। रंगपुर संस्कृति। और इसके बाद हम लोग देख लें रंगपुर के बाद जोरवे संस्कृति। क्या देख लें, जोरवे संस्कृति। तो इन 7 संस्कृतियों के माध्यम से लगभग 7 संस्कृतियां प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां मानी जाती हैं। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण संस्कृति है वो आहार संस्कृति आप देख सकते हैं, कायथा संस्कृति देख सकते हैं, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। इन 7 में से 4 संस्कृतियों को आप महत्वपूर्ण श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक। तो आहार संस्कृति है, कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति, ये संस्कृतियाँ महत्वपूर्ण संस्कृति के अंतर्गत रखी जाती हैं, ताम्र पाषाण काल संस्कृतियों के अंतर्गत। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित लोकेशंस की बात करेंगे कि कौन कौन सी संस्कृति किस क्षेत्र में पनपी है और विकसित हुई है कुल मिलाकर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे सबसे पहले हम लोग। दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की हम लोग स्टार्टिंग में बात करते हैं। तो इस क्षेत्र के ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप याद रखेंगे, नोट कर लेते हैं हम लोग कि इस संस्कृति के, इस क्षेत्र की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को, इस क्षेत्र की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनास संस्कृति, बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखेंगे कि जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो संस्कृति है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, इस ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनास संस्कृति नाम दिया जाता है। और बनास संस्कृति इसको नाम क्यों दिया जाता है अगर बात करें, क्योंकि इस क्षेत्र की अधिकांश ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जो हैं वो बनास नदी के आसपास के क्षेत्र में मिले हैं। तो इस क्षेत्र की अधिकांश ताम्र पाषाणिक पुरास्थल, इस क्षेत्र के अधिकांश ताम्र
पाषाणिक पुरास्थल इस क्षेत्र के अधिकांश ताम्र पाषाणिक पुरास्थल जो हैं वो बनास नदी के आसपास, बनास नदी के आसपास, आस पास के क्षेत्र में पाए गए हैं, पाए गए हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इस जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ये चीज़ तो एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन हमें क्यों की याद रखना है, क्यों इसको बनास संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकांश जो ताम्र पाषाणिक पुरास्थल हैं वो बनास नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए हैं, इसलिए इसे बनास संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो अगला पॉइंट है, बनास संस्कृति को आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति को, अगला जो हम लोगों का मुद्दा है वो ये है कि बनास संस्कृति को, बनास, कभी कभी बनास न लिख के व लिख के आएगा तो भी आप जान जाइएगा कि वही संस्कृति है, व या ब ऐसे भी लिख के आ जाएगा। तो बनास संस्कृति को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति को आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। आहाड़ संस्कृति, बनास संस्कृति को आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? यहाँ पे आप देखेंगे कि बनास संस्कृति को आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है। अगर हम ये पूछे क्योंकि इसे आहाड़ संस्कृति का क्यों कहा जाता है? क्योंकि आहाड़ नामक पुरास्थल से जो ताम्र पाषाण काल है, ताम्र पाषाण काल के आहाड़ नामक पुरास्थल से इस संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं और लगभग समस्त विशेषताओं की झलक इस संस्कृति की प्राप्त होती है। जैसे देखिए, पहले इसको हम लोग नोट कर लेते हैं फिर समझते हैं। क्योंकि आहाड़ नामक पुरास्थल से इस संस्कृति से संबंधित प्रमुख विशेषताओं की झलक मिलती है। तो आहाड़ नामक पुरास्थल से इस संस्कृति से संबंधित प्रमुख विशेषताओं की झलक मिलती है। विशेषताओं की क्या मिलती है? झलक मिलती है। विशेषताओं की झलक मिलती है। तो आहाड़ नामक पुरास्थल से इस संस्कृति से संबंधित प्रमुख विशेषताओं की झलक मिलती है, इसलिए इसे आहाड़ संस्कृति भी कहा जाता है, बनास संस्कृति को। तो जैसे एक संस्कृति है बनास संस्कृति, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में एक संस्कृति है बनास संस्कृति, और बनास संस्कृति जैसे 4 स्थल हैं। एक स्थल ये है, 2, 3, 4 स्थल हैं। 4 स्थलों में जो बनास संस्कृति है, बनास संस्कृति की विशेषता है X, Y,
जेड, एक्स वाई जेड, ये बनास संस्कृति की विशेषता है। और इस स्थल का नाम है आहाड़। इस स्थल का नाम है आहाड़। इस स्थल का क्या नाम है? इस स्थल का नाम है आहाड़। तो जो बनास संस्कृति है, बनास संस्कृति की प्रमुख विशेषता एक्स वाई, एक्स और ये वाई है, एक्स वाई और जेड है। तो जो आहाड़ नामक पूरा स्थल है, आहाड़ नामक पूरा स्थल से एक्स विशेषता भी मिलती है, वाई विशेषता भी मिलती है और जेड विशेषता भी मिलती है। तो जो आहाड़ नामक पूरा स्थल है, आहाड़ नामक पूरा स्थल से जो बनास संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं, वो समस्त प्रमुख विशेषताएं यहाँ देखने को मिलती है। जो बनास संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं या समस्त विशेषताएं हैं, उन समस्त विशेषताओं की झलक हमें एकमात्र पूरा स्थल आहाड़ से ही मिल जाती हैं। आहाड़ से ही हमें एक्स विशेषता मिलती है, आहाड़ से ही हमें वाई विशेषता ही मिल जाती है और जेड विशेषता भी हमें आहाड़ से ही मिल जाती है। तो कुल मिला के हम कहें कि जो बनास संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं की झलक हमें आहाड़ से मिल जाती है। आहाड़ से मिल जाने के कारण हमें इसको आहाड़ संस्कृति की संज्ञा देनी पड़ जाती है। तो बनास संस्कृति को आहाड़ संस्कृति इसलिए भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, आहाड़ या बनास संस्कृति को 3 चरणों में बांटा जाता है। आहाड़ या बनास संस्कृति की बात कर लें, क्योंकि बनास को ही आहाड़ कहा जा रहा है। तो आहाड़ संस्कृति को आहाड़ संस्कृति को 3 चरणों में, आहाड़ संस्कृति के 3 चरण माने जाते हैं। आहाड़ संस्कृति को 3 चरणों में विभक्त किया जाता है। और ये 3 चरण कौन कौन से हैं? इन 3 चरणों की बात करें तो ए चरण, एक का नाम है ए चरण, हम ABC ऐसे नाम है, ए चरण। दूसरे को बी चरण और तीसरे को सी चरण कहा जाता है। महत्वपूर्ण जो है, ABC तो याद हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो इसका डेट है। तो जो ए चरण है 2580 ईसा पूर्व इसका डेट माना जाता है। 2580 ईसा पूर्व इसका डेट माना जाता है ए चरण का। और जो बी चरण है उसका 2080 माना जाता है। 2080 ईसा पूर्व, 2080 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। और जो सी चरण है उसका काल 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। देख रहे हैं, ये वैदिक काल के आसपास आ गया। ठीक, इसका डेट जो है 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो याद रखेंगे 2580 से लेकर के 2580 से लेकर के यहाँ तक जो है 2080 तक जो टाइम है वो ए चरण का टाइम है, चरण ए का। और दूसरे चरण का है जो है टाइम वो 2080 से लेके 1500 तक इसका चरण है। और 1500 से स्टार्ट हो जाता है या 1500 के आसपास इसका चरण हो जाता है सी चरण का। तो आहाड़ संस्कृति को 3 चरणों में बांट के देखा जाता है। आहाड़ संस्कृति को 3 चरणों में बांट के देखा जाता है, ए चरण, बी चरण और सी चरण। जो ए चरण है उसका टाइम क्या है? 2580 ईसा पूर्व है। बी चरण जो है उसका 2080 ईसा पूर्व है। और सी चरण जो है उसका टाइम पीरियड 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, तो आहाड़ का प्राचीन नाम, एक और आहाड़ का प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है। आगे हम लोग देख रहे हैं कि आहाड़ का प्राचीन नाम ताम्बवती था। आहाड़ का प्राचीन नाम क्या था? आहाड़ का प्राचीन नाम हमें ताम्बवती देखने को मिलता है, ताम्बवती। तो ये आहाड़ का हमें प्राचीन नाम देखने को मिलता है। तो आहाड़ का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर औजार
पत्थर के नहीं बल्कि तांबे के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि अगर हम क्यों की बात करें इसको, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर औजार यहाँ के ज़्यादातर अधिकतर औजार जो हैं तांबे के मिले हैं, ना कि पत्थर के। तो यहाँ पर पत्थर के औजार न मिलकर अधिकतर तांबे के औजार मिले हैं। और इसका ताम्रवती का अर्थ अगर हम लोग बात कर लें, क्या है ताम्रवती का अर्थ की बात कर लें, तो इसका अर्थ हो जाता है तांबे वाली जगह। तांबे वाली जगह, तांबे वाली जगह इस ताम्रवती का अर्थ होता है। तो ताम्रवती का अर्थ क्या होता है? ताम्रवती का अर्थ होता है तांबे वाली जगह। और आहाड़ संस्कृति को ताम्रवती भी कहा जाता है। आहाड़ का प्राचीन नाम जो आहाड़ है, आहाड़ नामक पूरा स्थल का प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती हमें देखने को मिलता है। क्यों ताम्रवती इसका नाम है? क्योंकि यहाँ के अधिकतर औजार जो हैं तांबे के मिले हैं, ना कि पत्थर के। पत्थर और तांबे दोनों के औजार प्रयोग में लाए जाते थे, लेकिन अधिकतर औजार आहाड़ में हमें क्या मिले हैं? अधिकतर औजार मिले हैं किसके? तांबे के। इसलिए आहाड़ को ताम्रवती भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछ ले कि ताम्रवती किससे कहा जाता है, तो आहाड़ को। और ताम्रवती का अर्थ क्या है? तो तांबे वाली जगह इसका अर्थ है। इसका क्या है? अर्थ है इस ताम्रवती का। ठीक है, अब हम लोग बात करें, यहाँ से काले और लाल मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? आहाड़ से। आहाड़ से तांबे और लाल मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। आहाड़ की बात कर लें तो यहाँ से किस प्रकार के? काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं। काले और लाल मृदभांड, काले और लाल मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से यानी कि आहाड़ से काले और लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिसे सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजाया गया है। जिसे सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजाया गया है। तो ये बात है कि यहाँ से काले और लाल मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। काले और लाल मृदभांड, इसको याद रखिएगा, यहाँ से आहाड़ नामक पूरा स्थल से प्राप्त होते हैं। इन मृदभांडों को सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजाया गया है। गोड़ीदार तस्तरियाँ भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई गई हैं। यहाँ पे गोड़ीदार तस्तरियाँ भी यहाँ से बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। तो याद रखिएगा, गोड़ीदार तस्तरियां भी यहाँ से पाई गई हैं। और यहाँ से क्या पाए गए हैं? यहाँ से प्राप्त प्रमुख पशुओं के प्रमाण अगर हम लोग बात कर लें, तो यहाँ से पशु कौन कौन से पशुओं के प्रमाण मिलते हैं? तो यहाँ से प्राप्त प्रमुख पशुओं
पशुओं के प्रमाण की बात कर लें हम लोग, तो यहाँ से किन किन पशुओं के प्रमाण हमें देखने को मिले हैं, तो यहाँ से मिले हैं भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर। भैंस, बकरी, भेड़ और क्या मिला है यहाँ से, सूअर। इन सभी पालतू पशुओं के प्रमाण हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कहाँ से? हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं आहार संस्कृति से। आहार से हमें प्राप्त होते हैं, आहार नामक पूरा स्थल से हमें भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर के भी प्रमाण मिलते हैं। और यहीं अगर हम लोग बात करें अनाज के प्रमाण, किस किस अनाज के प्रमाण मिलते हैं, तो यहाँ से कुछ अनाजों के भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ से अनाजों के भी प्रमाण मिले हैं। तो अनाज यहाँ से कौन कौन से मिले हैं, तो जो अनाज मिले हैं वो कौन से मिले हैं इसकी बात कर लें तो ज्वार, चावल, ज्वार और बाजरा। कौन कौन से अनाज यहाँ से प्राप्त हुए हैं? यहाँ से प्राप्त हुए हैं चावल, ज्वार और बाजरा। चावल, ज्वार और बाजरा अनाज के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ के घरों की दीवारें पत्थर की, मिट्टी की और अनपकी ईंटों की बनाई गई होती थी। तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। यहाँ की दीवारें, यहाँ की घरों की दीवारें जो हैं वो 3 प्रकार से बनाई हुई मिलती हैं। यहाँ के घरों की दीवारें, यहाँ के घरों की दीवारें 3 प्रकार से बनाई हुई मिलती हैं। किस किस प्रकार की? तो पत्थर की, मिट्टी की और अनपकी ईंटों की, मतलब कच्ची ईंटों की। तो कच्ची ईंटों की दीवारें यहाँ पे 3 प्रकार की दीवारें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। कौन कौन से प्रकार? एक तो पत्थर की, दूसरी मिट्टी की और तीसरी कच्ची ईंटों की दीवारें यहाँ से हमें कहाँ से, आहार से हमें देखने को मिली हैं। ठीक है, आहार से हमें इस 3 प्रकार की दीवारें देखने को मिली हैं। अगला हम लोग बात करें तो गिलिंद में घरों के ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ है। गिलिंद में घरों के ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ है, इसी से संबंधित है गिलिंद। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से ही संबंधित है। तो गिलिंद में घरों के ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो गिलिंद की बात कर लें या गिलुंद ऐसा मिलेगा, गिलिंद नहीं गिलुंद मिलेगा आपको। लू लपे का मात्रा होगा। गिलुंद में घरों के ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ है। यहाँ से पत्थर के फलकों के उद्योग के भी प्रमाण मिले हैं। गिलुंद से, कहाँ से? गिलुंद से पत्थर के फलक, यहाँ से पत्थर के फलकों के उद्योग के भी प्रमाण क्या हैं? मिले हैं।
तो ये हो गई गिलुंद की बात। तो गिलुंद में घरों के ढांचे, गिलुंद में घरों के ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ यहाँ से पत्थर के फलक का उद्योग भी था, ऐसा यहाँ से प्रमाण मिलता है। फलकों के उद्योग के प्रमाण मिलते हैं। तो ये अहाड़ के उत्तर पूर्व में स्थित था गिलुंद। गिलुंद अहाड़ के उत्तर पूर्व में स्थित था। आगे हम लोग बात करते हैं तो बालाथल से तांबे और पत्थर के औजार के अलावा लाल और काले मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं। इसी संस्कृति से संबंधित है, अहाड़ संस्कृति से ही संबंधित है बालाथल। तो बालाथल की बात कर लें तो बालाथल से क्या मिला है? बालाथल से मिला है तांबे और पत्थर के औजार। तांबे प्लस पत्थर के औजार। और क्या मिला है यहां से? बालाथल से मिला है लाल और काले मृद भांड। लाल और काले मृद भांड हमें यहां से प्राप्त होते हैं। तो बालाथल से प्राप्त हैं। बालाथल से क्या प्राप्त है? बालाथल से ये चीजें हमें प्राप्त हुई हैं। बालाथल से प्राप्त हैं तांबे और पत्थर के औजार, इसके साथ लाल और काले मृदभांड भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं बालाथल से। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल की ये जो हम लोग बात कर रहे थे, कहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे? किसकी? ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो स्थल है, हम लोग किधर की बात कर रहे हैं? प्रमुख ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ। हाँ, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे थे हम लोग। किसकी बात कर रहे थे? हम लोग दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात कर रहे थे। तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की जो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चीज़ों को कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए, यहाँ इधर की चीज़ें हम लोगों की कवर हो गई। सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोगों का अगला जो है वो क्या आता है? अगला जो हम लोगों का है वो आएगा मालवा से संबंधित। मालवा क्षेत्र में ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ कैसे थीं? अगला जो हम लोगों का क्या है? मालवा। हमने दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बारे में बात कर लिया है। अगला जो हम लोगों का है मालवा। तो इस क्षेत्र की ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति आमतौर पे हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी के किनारे मिली हैं। किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे इस काल की संस्कृति, मतलब मालवा प्रकार की संस्कृति के अवशेष अधिकतर हमें कहाँ से मिलती है? मालवा नदी, इसके नर्मदा नदी के किनारे। और यहाँ के जो प्रमुख स्थल जैसे कायथा, एरच, नकदा, नौदा टोली, आप लोगों ने इन सभी पुरा स्थलों के नाम सुने होंगे। तो ये सभी पुरा स्थल मालवा संस्कृति के अंतर्गत आने वाले पुरा स्थल हैं। ठीक है, और नौदा टोली का जो आप देखेंगे तो उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। और एशिया महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणकालीन युगीन ग्राम कौन सा है? नौदा टोली है। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग बात करेंगे इसके अंतर्गत, मालवा के अंतर्गत। तो अगले वीडियो में हम लोग मालवा की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।